नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पडलिंग फर्नेस के बारे में। पडलिंग फर्नेस को रिवर्बरेटरी फर्नेस और एयर फर्नेस के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसको परावर्तनी भट्टी कहते हैं। इस फर्नेस की इन्वेंशन ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी और हेनरी कोर्ट जो एक इंग्लिश आयरन मास्टर था, उन्होंने वर्ष 1784 में पडलिंग फर्नेस के इम्प्रूव्ड वर्जन को पेटेंट करवाया था। और पडलिंग फर्नेस के द्वारा जो मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में स्थित है उसका फ्रेमवर्क इसी मटेरियल से तैयार किया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफल टावर को भी इसी मटेरियल से बनाया गया था और उस मटेरियल का नाम है रोट आयरन। तो पडलिंग फर्नेस का इस्तेमाल पिग आयरन से रोट आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। अब जो पिग आयरन है ये हमें कैसे मिलता है? पिग आयरन को के लिए हम जो माइंड आयरन ओर है जैसे रेड हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट या साइडराइट, इन्हें हम कोक और फ्लक्स की मौजूदगी में ब्लास्ट फर्नेस में इसके ऊपर एक प्रकार से प्रोसेस की जाती है और ब्लास्ट फर्नेस के प्रयोग से हम माइंड आयरन ओर से पिग आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये जो पिग आयरन है इसे फिर पडलिंग फर्नेस में इस्तेमाल किया जाता है जिससे रोट आयरन बनता है। रोट आयरन एक प्रकार से हाई ग्रेड आयरन है, प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। तो अब बात करते हैं पडलिंग फर्नेस की कंस्ट्रक्शन की और इसमें वर्किंग किस प्रकार से होती है। तो ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये पडलिंग फर्नेस या रिवर्बरेटरी फर्नेस है। तो इसमें देखें कि सबसे पहले ये जो पर्सन आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं पडलर। पडलर का काम होता है पडलिंग रोड के प्रयोग से जो मोल्टन मेटल है उसके ऊपर जो स्लैग बनता है उसको रिमूव करना है, जो बाद में प्रोड्यूस हुई पडल्ड आयरन है उसको लेकर जाना है। तो ये सारे काम पडलर करता है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसकी जो शेप होती है ये दिखने में लॉन्ग है, रेक्टेंगुलर होती है और इसकी जो ये छत होती है एक प्रकार से जो रूफ है ये आर्च्ड सीलिंग होती है, मतलब कि धनुषाकार होती है। और इसके ऊपर यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसे हम बंग्स कहते हैं। बंग्स को रिमूव करके इस फर्नेस में मेटल चार्ज जो पिग आयरन या जो स्क्रैप है उसे हम इसको हटाकर रिमूव करके हर्थ या भट्टी में उसको डाला जाता है और उसके बाद मेटल चार्ज को डालने के बाद इनको क्ले की मदद से सील कर दिया जाता है। और दिखने में ये जो फर्नेस है वो ओपन हर्थ फर्नेस की तरह होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पडलिंग फर्नेस में ये जो इनकमिंग एयर है इसको प्रीहीट करने के लिए रीजनरेटिव चैम्बर का इस्तेमाल नहीं होता जो हम ओपन हर्थ फर्नेस में प्रयोग करते हैं। और पडलिंग फर्नेस में पिग आयरन या मेटल चार्ज को बंग्स के थ्रू फर्नेस में भेजा जाता है और ऐसा ओपन हर्थ फर्नेस में नहीं होता। तो ओपन हर्थ फर्नेस के मुकाबले पडलिंग फर्नेस का टेम्परेचर भी कम होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें फायरिंग डोर लगा है। फायरिंग डोर का ये जो होल है इसके थ्रू फ्यूल को चार्ज किया जाता है और ये जो फ्यूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल हो सकता है, पल्वराइज्ड बिट्यूमिनियस या एंथ्रेसाइट कोल हो सकता है। बिट्यूमिनियस कोल में जो कार्बन है वो 70 से 80% होता है और एंथ्रेसाइट कोल में जो कार्बन है वो 90% से ज़्यादा होता है। तो मेटल चार्ज को हीट करने और मेल्ट करने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फायर ग्रेट है जो यहाँ पर कास्ट आयरन की जाली बनी होती हैं तो इसके ऊपर जो फ्यूल है उसको चार्ज किया जाता है, रखा जाता है। और जो फायर प्लेस या जो फायर ग्रेट है जहाँ पर ये फ्यूल बर्न होगा, जैसा हमने बात की कास्ट आयरन की जाली बनी होती है, उसका जो साइज़ है वो भी डिपेंड करता है हम किस फ्यूल को यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम बिट्यूमिनियस कोल का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में जो जाली या ग्रेट का साइज़ होता है वो 2 फीट बाई 3 फीट होता है और जो एंथ्रेसाइट कोल का अगर हम इस्तेमाल करें तो उस केस में जो ग्रेट साइज है, जो जाली का साइज़ है वो 4.9 फीट बाई 3.9 फीट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अलग से अगर आप देखें एक पार्शियल वाल बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है कह सकते हैं। इसका काम होता है कि जो फ्यूल हम यूज़ करेंगे और जो मेटल चार्ज हम बंग्स के माध्यम से डालेंगे उनको अलग अलग रखना है। और इस पार्शियल वॉल को अगर आप देखें यहाँ पर एक क्रॉस होल है जिसके मदद से यहाँ पर हवा इसमें से क्रॉस होती है, एयर क्रॉस होती है और इसको ठंडा रखा जाता है। उसके बाद आप देखें हर्थ या फर्नेस जिसे हम बोल रहे हैं,
ये वो जगह होती है जहाँ पर हम पिग आयरन को डालते हैं बंक्स को रिमूव करके, और यहाँ पर उस पिग आयरन या मेटल चार्ज को मेल्ट किया जाता है, उसको पडल्ड किया जाता है, और इसकी जो शेप होती है हर्थ की वो एलिप्टिकल शेप होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 4.9 फीट से लेकर 5.9 फीट तक हो सकती है, और इसकी जो विड्थ है वो 3.3 फीट से लेकर 3.9 फीट तक हो सकती है। अब हर्थ पर हमें क्या है कि ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है, क्योंकि पिग आयरन को हमें मेल्ट करना है या मेटल चार्ज को मेल्ट करना है, और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो हर्थ है इसको हमें ठंडा भी रखना है। तो इसको ठंडा रखने के लिए अगर आप यहाँ नीचे देखें, ये जो क्रॉस होल बने हैं यहाँ से हवा क्रॉस करती है जो इसको ठंडा रखने में मदद करती है, और ये जो कूल एयर है यहाँ से कांस्टेंट इसका फ्लो रहता है, रनिंग रहता है। इसके अतिरिक्त कई बार इसके बॉटम में से वाटर को भी थ्रो किया जाता है। अब बात करते हैं एयर और फ्यूल को फर्नेस के एक एंड से ब्लो किया जाता है। जैसे ये जो एंड है यहाँ से एयर को ब्लो किया जाएगा, और जो फ्यूल जब यहाँ पर बर्न होगा, फ्यूल बर्न होने से जो फ्लेम बनेगी तो इस एयर की मदद से जो हॉट गैसेस और फ्लेम हैं उसको कैरी किया जाएगा, और वो जो हॉट गैसेस हैं या जो फ्लेम हैं वो मेटल चार्ज के ऊपर से होकर गुजरेंगी। फ्लेम और हॉट गैसेस पडलिंग फर्नेस की ये जो छत है, ये जो रूफ है और इसकी जो वॉल्स है, दीवारें होती हैं, उसको गर्म कर देती है, और फर्नेस की छत और दीवारों से जो रिफ्लेक्टेड और रेडिएटेड हीट का प्रयोग हम इस हर्थ या भट्टी में रखे मेटल चार्ज को सुपर हीट करके उसे मेल्ट करने में उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जो ये जो मोल्टन मेटल होता है इसके ऊपर जो एसिड स्लैग होता है वह मोल्टन मेटल को फ्लेम और फर्नेस एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट एक्सपोजर से उसको बचाता है। और एयर फर्नेस या पडलिंग फर्नेस में फ्लेम और फ्यूल मोल्टन मेटल के साथ अगर हम देखें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, जिससे कोक में जो कार्बन और सल्फर एलिमेंट होते हैं वो मोल्टन आयरन में मिक्स नहीं होते, जैसा कि कपोला फर्नेस में होता है। इसके अतिरिक्त एयर फर्नेस और पडलिंग फर्नेस या रिवर्बरेटरी फर्नेस ये हमें जो मेटल कंपोजिशन होती हैं, मोल्टन जो आयरन होगा उसमें जो मेटल कंपोजिशन है उस पर इसमें बढ़िया नियंत्रण रहता है, और इसलिए इसका प्रयोग डुप्लेक्सिंग ऑपरेशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का ये है कि इसे हम कपोला के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कपोला क्विकली और एफिशिएंटली मेटल चार्ज को मेल्ट करके जो मोल्टन कास्ट आयरन है उसे एयर फर्नेस में या पडलिंग फर्नेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि एयर फर्नेस या पडलिंग फर्नेस में मोल्टन जो आयरन है उसकी कंपोजिशन को रिफाइन करके एडजस्ट किया जा सके। और यहाँ पर जो स्लैग बनता है, स्लैग जो बनेगा यहाँ पर जो वर्किंग डूर है जिसे एक लीवर और सस्पेंडेड चेन की मदद से कंट्रोल किया जाता है, वर्किंग डूर को स्कीमिंग डूर भी कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये जो पडलर है ये पडलिंग बार की मदद से यहाँ पर जो मोल्टन मेटल है उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ बनी है, जो स्लैग बना है, उसको एक पडलिंग बार से उसको रिमूव कर रहा है, और वो जो स्लैग होल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस स्लैग होल से वो सारी जो इम्प्योरिटीज़ या जो स्लैग है वो बाहर चला जाएगा। और उसके बाद ये जो हॉट गैसेज होती हैं वो चिमनी या स्टैक से होती हुई वो बाहर डिस्चार्ज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में। उसके अतिरिक्त ये जो पडलिंग फर्नेस है इसमें जो मेटल टू फ्यूल का जो रेशो रहता है वो 2:1 होता है, जबकि कपोला फर्नेस में वो 10:1 से लेकर 10:1 होता है। तो इसकी जो वर्किंग कॉस्ट है, एयर फर्नेस की जो वर्किंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है कपोला फर्नेस के मुकाबले। और एयर फर्नेस या पडलिंग फर्नेस में हमें जो मोल्टन मेटल है वो लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, बैचेस में मिलता है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मिलता है, और जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमें फैसिलिटेट करता है कि लार्ज कास्टिंग हम बना सकें। जैसा आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर जो दो अलग से पर्सन हैं वो ये जो टैप होल है यहाँ से जो लंपी बाल है, जो पडल्ड आयरन की लंपी बाल है, अगर आप देखें इसको लेकर जा रहे हैं फर्दर प्रोसेस फोर्जिंग इसमें करने के लिए। तो इस फॉर्म में आपको जो रोट आयरन है वो मिलता है, जिसे ये पर्सन कैरी करके जा रहे हैं, इस टैप होल से इसको लेकर जा रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर हम कहें
अगर इनिशियल कॉस्ट की हम बात करते हैं, पडलिंग फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस या एयर फर्नेस की जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है कुपोला के कंपैरिजन में। और यही कारण है कि ये जो फर्नेस है इसकी अब ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन नहीं है, एक्सेप्ट सिर्फ रॉट आयरन को इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरी बात कि जब पडलिंग फर्नेस को यूज किया गया तो जब इसका इस्तेमाल किया गया तो इसके इस्तेमाल से पहले जो पोटिंग, स्टैंपिंग प्रोसेस या फाइनर या ब्लूमरी प्रोसेसेस थी उसको पडलिंग फर्नेस ने रिप्लेस कर दिया था। अब हम बात करें कि जो पडलिंग फर्नेस है, तकरीबन 1850 के दशक में पडलिंग फर्नेस की मदद से स्टील की भी स्मॉल प्रोडक्शन की गई, टूल स्टील की या कार्बन स्टील की, गुड क्वालिटी का कार्बन स्टील बनाया गया जिसका इस्तेमाल स्वॉर्ड बनाने में, नाइफ बनाने में या वेपन्स बनाने में किया गया। लेकिन बाद में जो स्टील की प्रोडक्शन थी उसको जो पडलिंग फर्नेस से बनाया गया था, बाद में ओपन हर्थ प्रोसेस या जो बेसेमर प्रोसेस आई थी उसके द्वारा पडलिंग फर्नेस को भी रिप्लेस कर दिया गया। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया रिवर्बरेटरी फर्नेस, जिसे हम पडलिंग फर्नेस भी कहते हैं और एयर फर्नेस भी कहते हैं, कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, इसमें वर्किंग किस प्रकार से होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।